इस वीडियो में हम लोग जे एडवांस 125 का फिजिक्स का पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं इन कंप्लीट डिटेल। तो आइए सबसे पहले पेपर 1 को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। पेपर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था वो 16 था, जिसमें क्लास 11 का 8 क्वेश्चन था और क्लास 12 का भी 8 क्वेश्चन था। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पेपर बैलेंस रहेगा, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। पेपर 1 में ये परफेक्टली बैलेंस था, इसमें क्लास 11 और क्लास 12 दोनों से इक्वल प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, और मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन जो था वो डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है। इस पेपर में टोटल 4 सेक्शन थे। जो पहला सेक्शन था वो सिंगल करेक्ट था, उसमें 4 क्वेश्चन थे। जो दूसरा सेक्शन था वो मल्टी करेक्ट था, उसमें 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन था वो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड था, जिसमें 6 क्वेश्चंस थे। और चौथा सेक्शन मैट्रिक्स मैच बेस्ड था, जिसमें 3 क्वेश्चंस थे। तो आइए हम लोग सेक्शन वाइज हर एक क्वेश्चन को डिटेल आउट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, ठीक है। तो सेक्शन 1 का जो पहला ही प्रॉब्लम है वो एक अच्छी प्रॉब्लम की कैटेगरी में आता है, जो कि एसएचएम पे बेस्ड है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सेटअप है, तो क्वेश्चन का सेटअप है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक सर्कुलर सेटअप है इसमें, है ना। ऐसा वर्टिकल सर्कल है ना। इसमें एक स्प्रिंग से एक बॉल जो है, एक डिस्क, बेसिकली एक डिस्क जो है वो अटैच है इस जगह, है ना। ये जो डिस्क है, ये डिस्क इस वर्टिकल सर्कल में जो आप देख रहे हैं, इसके इनर सरफेस पे ये प्योर रोलिंग कर सकता है। ये क्वेश्चन में मेंशन है। इस सर्कल का जो रेडियस है ये आर दिया हुआ है, और ये जो आप बॉल देख रहे हो इसका जो रेडियस है ये स्मॉल आर दिया हुआ है। ये रेडियस जो है, जो सर्कल का आप रेडियस देख रहे हो, ये पूरा इसके सरकमफेरेंस से पूरा दिया हुआ है रेडियस कैपिटल आर, और ये जो डिस्क है इसका रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स आर इज ग्रेटर देन आर। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, और इनिशियली ये स्प्रिंग से ये बॉल अटैच है ना, जो इस पे प्योर रोल कर सकता है, और ये इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। तो पूछा गया है कि अगर इसको डिस्प्लेस किया जाए इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जो इनिशियल यहाँ उसका जो वर्टिकल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से अगर इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो पूछा गया है कि जो ओमेगा होगा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा स्मॉल ऑसिलेशन का, वो कितना होगा, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन का सेटअप क्लियर है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? एनर्जी सबसे बेस्ट तरीका होता है। सो अगर हम एनर्जी को यूज करें तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, लेट्स से हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं इसका, है ना। सेंटर ऑफ मास का हमें देखना ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये प्योर रोलिंग में है, तो सेंटर ऑफ मास आगे, है ना, आगे ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा। तो लेट्स से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लेट्स से अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आर माइनस स्मॉल आर होगा, क्योंकि ये रेडियस आर है, तो आर माइनस आर हो जाएगा। लेट्स से ये थीटा को डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी इसका खुद के एक्सिस के अबाउट होगा, जो डिस्क होगा इसका खुद के एक्सिस के अबाउट होगा, लेट से वो ओमेगा डैश है, और एक इसके अबाउट होगा, ये जो इस पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो इसके अबाउट भी इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। तो ये ओमेगा डैश है और ये ओमेगा है, राइट। सो अगर हम एनर्जी के टर्म में लिखें, क्योंकि हमने ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस किया है, राइट। सो एनर्जी के टर्म में लोग क्या लिखेंगे? तो इसके पास डिस्क के पास एक होगा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, प्लस हाफ इंटू एक होगा इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो एम आर स्क्वायर बाई 2, राइट। और क्योंकि ये प्योर रोल कर रहा है तो v मेरा आर ओमेगा के इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं जो ओमेगा डैश होगा बेसिकली वो कितना हो जाएगा v, और ये स्मॉल आर होगा, राइट। ये हम इसके रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास का, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और यहाँ पे v बाई आर का होल स्क्वायर कर लेंगे। ये बेसिकली इसका ओमेगा डैश हो गया, राइट। सो ओमेगा डैश ऑफ कोर्स यहाँ पर v बाई आर। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो गया, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये जो यहाँ पे राइज करेगा, तो यहाँ पे कुछ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, तो इसमें जो राइज होगा पोटेंशियल एनर्जी में कितना होगा, एम जी आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया।
इसके अलावा एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, वो कितना होगा, तो ये जो x होगा, लेट से ये x ऐसे इधर मूव किया, x बहुत ही स्मॉल है, तो x का जो वैल्यू होगा r माइनस स्मॉल r इंटू थीटा, राइट। जो भी हम लोग लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके टर्म में लिखना है, तो इसका वैल्यू उतना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एडिशनल टर्म आएगा स्प्रिंग पोटेंशियल की वजह से, हाफ के r माइनस r इंटू थीटा होल स्क्वायर, राइट। तो ये एनर्जी का वैल्यू होगा। ऑफ कोर्स ये जितनी भी एनर्जी है यहाँ पर, है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये d बाई डी टी जो होगा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो हमें ये पता है कॉन्सेप्ट, जो टोटल एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है, तो d बाई डी टी यहाँ पे क्या कितना होगा, जीरो हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। सो देखा जाए यहाँ पर, तो इस दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 3/4 एम वी स्क्वायर आया, हाफ एम वी स्क्वायर इधर से आ गया, और ये 1/4 करोगे तो ये दोनों मिला के ये आ जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो 3/4 एम टू वी इंटू डी वी बाई डी टी, राइट। इसका काम हो गया। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, सो एम जी आर माइनस आर, और माइनस कॉस थीटा है तो माइनस, तो ये साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो तो माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो हाफ के ये आर माइनस आर, है ना, स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा स्क्वायर होगा तो ये 2 थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि x का जो वैल्यू यहाँ पर r माइनस आर थीटा के इक्वल है। ऑल्सो अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो इसके फ्रेम में मतलब इसके सेंटर मतलब इसका जो लिखेंगे वेलोसिटी ओमेगा डैश के टर्म में होगा r इंटू ओमेगा डैश, और इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्योंकि r माइनस आर है इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी हमें ध्यान रखना है, राइट। सो अब यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगा 3mv बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये एम जी इंटू आर माइनस आर, है ना, साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। सो डी थीटा बाई डी टी बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा के इक्वल, तो ओमेगा लिख लें हम यहाँ पर। इस जगह कितना हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, सो के आर माइनस आर होल स्क्वायर इंटू थीटा इंटू ओमेगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ हम लोग एक्सेलरेशन के टर्म में लिख रहे हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे x को समहाउ ले आए, राइट। x मेरा r माइनस आर इंटू थीटा के इक्वल है, सो ये हो जाएगा 3mva डिवाइड बाई 2। यहाँ पर थीटा बहुत स्मॉल, तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, सो एम जी आर माइनस आर, और इसको r माइनस आर इंटू थीटा लिख लेते हैं। सॉरी थीटा को आप थीटा लिखो, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, r माइनस आर, ये साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू ओमेगा कर लें। और यहाँ पर आप देखो तो एक आर माइनस आर थीटा को हम लोग एक्स लिख लेते हैं, तो के एक्स, है ना, के एक्स, और एक आर माइनस आर यहाँ पर आ जाएगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा आप देखो यहाँ से तो वी बाय आर माइनस आर लिख सकते हो, राइट। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आर माइनस आर इंटू ओमेगा को आप वी लिख लो, इस दो जगह, राइट। यहाँ भी वी हो जाएगा और इस जगह भी ये वी हो जाएगा। तो अगर हम एक स्टेप बढ़ा लें यहाँ पर, सो कितना हो जाएगा वैल्यू, 3mva डिवाइड बाई 2 यहाँ पर, प्लस आर माइनस आर इंटू जो ओमेगा है वो v के इक्वल है, सो दिस वुड बी इक्वल टू mg थीटा इंटू v, राइट। आर माइनस आर इंटू ओमेगा यहाँ पे v हो जाएगा, और यहाँ भी आर माइनस आर यहाँ पे v केवल, तो kx इंटू v ये जीरो के इक्वल आ गया। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, राइट। इस v कैंसिल आउट हो गया, सो 3ma डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आप थीटा को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x के टर्म में, तो x डिवाइड बाई आर माइनस आर, राइट। सो एम जी एक्स डिवाइड बाई आर माइनस आर प्लस के एक्स, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3ma डिवाइड बाई 2, और x को आप दोनों को उस तरफ ले जाओ, सो एम जी आर माइनस आर प्लस के इंटू एक्स नेगेटिव साइन के साथ। सो a जो होगा यहाँ पर हो जाएगा -2/3, और ये g, ये mm यहाँ से कैंसिल आउट हो, यहाँ पे k के नीचे यहाँ पे आ जाएगा g r माइनस आर प्लस के बाय एम इंटू एक्स। और यही मेरा आप देख सकते हो, कंपेयर कर लोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा यहाँ से ये आ जाएगा 2/3
जी आर माइनस आर प्लस के बाय एम। तो आप देख सकते हो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सो 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑफकोर्स जो पहला प्रॉब्लम था, है ना, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था, एसएचएम का एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन था। बट हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा था कि स्फीयर रोल कर रहा था, एट द सेम टाइम सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा था, तो अपने सेंटर ऑफ मास का वो रोल भी कर रहा था और साथ में एंटायर जो डिस्क था, सॉरी, वो सर्कुलर पाथ में मूव भी कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छे प्रॉब्लम की कैटेगरी में आता है ये। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे एक 2m मास का ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, मान लेते हैं वेलोसिटी u, है ना। क्वेश्चन में u दिया हुआ नहीं है, हम मान लेते हैं कुछ u वेलोसिटी से लेट से ये मूव कर रहा है ना। और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो m मास का है, इसे इलास्टिकली कोलाइड करता है कोलिजन के बाद, और ऑफ कोर्स ये ऑब्लिकली कोलाइड कर रहा होगा, तो ये इनिशियली रेस्ट में है, ये रेस्ट में है ना। तो ये ऑफ कोर्स इधर कुछ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा कोलिजन के बाद, और ये कहीं इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, राइट। ये क्वेश्चन में मेंशन है, और ये इनिशियल जो इसका मोशन था उससे ये थीटा एंगल बना रहा है, कोलिजन इलास्टिक है, तो पूछा गया है कि जो मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन जो थीटा होगा वो क्या होगा, राइट। सो यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक है तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व होगा, तो यहाँ पे लेट से कि इसको हम लेट से पी बोलते हैं इस मोमेंटम को, जो 2m इंटू यू है इसको हम पी कह रहे हैं, और लेट से इधर जो गया ये इस डायरेक्शन, ये कुछ p1 मोमेंटम से गया होगा, और इसका जो मोमेंटम इसको p2 बोलते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप क्या बोलोगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप क्या लिखोगे कि जो p होगा दैट वुड बी इक्वल टू p1 प्लस p2 होगा, राइट। तो यहां से क्योंकि आप देखो ठीक से, तो मेरे को P और P1 के बीच में रिलेशन पता, थीटा एंगल पता है, राइट। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि P माइनस P1 जो होगा ये P2 को इक्वल होगा, और यहाँ से हम मॉडुलस यहाँ इसका निकाल लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना, पी स्क्वेयर प्लस P1 स्क्वेयर माइनस 2p कॉस थीटा, जो P और P1 के बीच का एंगल है वो थीटा है, और यही थीटा हमें चाहिए, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये बताना हमें, है ना। और ये क्या होगा, P2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, तो क्योंकि हमने मोमेंटम के टर्म में लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बाय 2m, तो यहाँ पे m की जगह 2m आ जाएगा। ये कहाँ कहाँ स्प्लिट होगा, तो ये P1 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाय 2m, काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐसे लिखा है P1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2m हो जाएगा, है ना, एंड प्लस P2 स्क्वायर बाई 2m होगा, इसका मास m है तो P2 स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ जाएगा ये P स्क्वायर बाय 4 P1 स्क्वायर बाय 4 प्लस P2 स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से वैल्यू कि P2 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये होगा P स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर थीटा चाहिए, तो P2 को अगर हम एलिमिनेट कर लें तो ये पूरा इक्वेशन जो होगा P और P1 के टर्म में आ जाएगा, और यहाँ से हम थीटा के बारे में कंक्लूड कर पाएंगे, देखते हैं कैसे। सो यहाँ पर पुट 2 इन 1, सो पुट 2 इन 1, है ना। सो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखें तो P स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर, है ना, माइनस 2p कॉस थीटा, राइट, और P2 स्क्वायर जो रखेंगे वो कितना हो जाएगा, वो होगा P स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हमें फाइनली जो मतलब है ना, जैसे आप देख सकते हो P1 स्क्वायर को इधर ले आओगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 P1 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। P स्क्वायर को इधर लो, P स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2p कॉस थीटा, और ये आ जाएगा P स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, राइट। P स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ गया, राइट। सो यहाँ से आप लिख सकते हो 3p1 स्क्वायर माइनस 4p कॉस थीटा प्लस P स्क्वायर, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
सो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। सो इसका अब हमें, क्योंकि यहाँ पे P1 निकालना, तो P1 का अगर वैल्यू हमें चाहिए, P1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो P1 का वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसा होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आप देखोगे तो P1 का जो कॉफिशिएंट है 4p cos थीटा है, राइट। तो b स्क्वायर में 4p cos थीटा होल स्क्वायर है ना, और माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू पी स्क्वायर, राइट। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। सो यहाँ से आप देख सकते हो 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 12 बाई 16 विच इज 3/4। सो cos थीटा वुड बी ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, √3/2। तो आप देख सकते हो। अब कोसाइन में आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर साइन थीटा होता तो आप कहते हैं कि थीटा का वैल्यू 60 से ज़्यादा होगा, राइट। बट कोसाइन में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल में बढ़ता है कोसाइन का वैल्यू घटता है। तो थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल कितना होगा, π/6 से कम हो जाएगा, राइट। तो थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा कितना होगा, π/6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर ये EMI पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, EMI पे बेस्ड है। तो इसमें एक 3 डायमेंशनल सेटअप दिया हुआ है ना, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मॉडरेट के कैटेगरी में ही आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सो यहाँ पर कुछ इस टाइप का सेटअप है ना। यहाँ पर एक लूप दिया हुआ है और ये लूप रोटेट कर रहा है ना, एक स्क्वायर लूप है, ये रोटेट कर रहा है। तो अगर हम साइड से व्यू देखें इसका, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें व्यू, राइट। अगर साइड से साइड व्यू करोगे तो ये लूप ऐसा कुछ दिखेगा, ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा टी से, ठीक है। एक्स वाई इधर है और सॉरी एक्स ये हमारा वाई एक्सिस इधर है, जेड इधर है, ठीक है ना। एक्स इस तरफ है, तो हम लोग इधर से साइड से देख रहे हैं। साइड से देखें तो ऐसा हमें लूप दिखेगा। एक्चुअल लूप ऐसा है, ऐसा कुछ लूप है, और आप साइड से देखोगे तो ऐसा प्रोजेक्शन आपको दिखेगा, राइट। तो इसका एरिया वेक्टर जो लूप का वो किधर होगा, कुछ इस डायरेक्शन में लेते हैं इसको, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ऐसा ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, है ना, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ही प्रेजेंट है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टाइम डिपेंडेंट है। ये दिया हुआ है B0 cos ओमेगा टी और ये k कैप के डायरेक्शन, मतलब z के डायरेक्शन में मेरा एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। और एंटायर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उस रीजन है, मतलब उसके राइट साइड में, इस रीजन में, इस तरफ नहीं है, ये ध्यान रखना है, राइट। तो मतलब जब ये लूप ऐसी, ये जो लूप है ऐसा लूप जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक में तो आपके पास फ्लक्स आएगा, राइट। इसके इस तरफ नहीं आएगा क्योंकि इधर मैग्नेटिक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब इसी पे ये बेस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था, फिर ये ओमेगा टी से ऐसे रोटेट करना शुरू कर रहे हैं, है ना। और ओमेगा का जो वैल्यू है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये घूम रहा है, तो टी टाइम ऑफ कोर्स टी इक्वल 0 पे कहीं यहाँ पर होगा, ये लूप ऐसा था, ऐसे घूम करके ऐसे आ गया, टी इक्वल टू टी टाइम में ओमेगा टी ऐसे घूम गया होगा, राइट। तो अगर हम फ्लक्स देखें तो फ्लक्स कितना बोलेंगे, तो फ्लक्स होगा बी ए, और एंगल आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये ओमेगा टी है, इसी इंस्टेंट टी पे, एट टाइम टी इक्वल टू टी पे हम बात करते हैं, टी इक्वल टू टी पे ये कहीं यहाँ ऐसा था, टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो टी इक्वल टू टी पे कहीं यहाँ पे आ गया, तो बी ए और कॉस कितना हो जाएगा, एंगल तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है मेरा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड टाइम डिपेंडेंट है बट डायरेक्शन तो जेड की तरफ ही है, राइट। तो ये कितना होगा 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा बी ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। और बी यहाँ पे मेरे को पता है B0 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, राइट, इंटू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। ए भी हमें पता है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप मान सकते हो साइड लेंथ है। हालांकि हमें यहाँ जो ग्राफ है, 4 ग्राफ दिया हुआ, उसको हमें
उसमें से किसी एक को पिक करना है, कौन सही होगा। मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली जो इंड्यूस ईएमएफ है और टाइम, इसके बीच का ग्राफ पूछा गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो ये फाई का वैल्यू इतना आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो बी नॉट ए बाई 2 और ये साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, राइट। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब ईएमएफ निकालते हैं, तो ईएमएफ कितना होगा माइनस बी फाई बाई डी टी। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी माइनस बी नॉट ए बाई 2 इंटू 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, राइट। सो ये आ जाएगा माइनस बी नॉट ए ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि t इज इक्वल टू 0 पे e का वैल्यू है माइनस बी नॉट ए ओमेगा विच इज नेगेटिव। और क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप देखोगे ये पूरा जो वर्टिकल आप देखो, जब ये यहाँ पहुंचेगा, इस जगह पहुंचेगा, तो यहाँ तक पाई ट्रैवल कर लिया, तो पाई बाय ओमेगा टाइम से, मतलब अगर हम बात करें कि पाई बाय ओमेगा टू टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली जीरो है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला मेरे पास क्या होगा कि टी इक्वल टू 0 पे जो ईएमएफ होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा, और पाई बाय ओमेगा और 2 पाई बाय ओमेगा के बीच में ईएमएफ का वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इस दोनों ही इंफॉर्मेशन को मिलाएंगे तो सिर्फ जो ऑप्शन ए है वो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ऑप्शन डी में आप देखोगे तो ऑप्शन डी में टी इक्वल टू 0 पे वो 0 से पास कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। टी इक्वल टू 0 पे ईएमएफ जो है वो नेगेटिव है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाए क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आसान क्वेश्चन है, ये सिंपल जो वर्नियर कैलिपर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है। तो इसमें एक रीडिंग दिया गया है और पूछा गया है कि जो मेजर वैल्यू होगा उसका क्या होगा वैल्यू जो है ना। सो एक डायमीटर है एक ट्यूब का, तो उसको मेजर किया गया वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, तो उसका जो रीडिंग होगा गिवन डायग्राम में दिया हुआ है क्या होगा, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो ना कि जैसे यहाँ पर जो 10 जो मेरा यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन है, आप ठीक से देखो जो डायग्राम दिया हुआ है वो 7 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, ठीक है। सो 1 VSD जो होगा वो कितना होगा 7/10 MSD के इक्वल, ठीक है, मतलब 0.7 MSD के इक्वल, ठीक है। सो लीस्ट काउंट जो होगा वर्नियर कैलिपर का वो कितना हो जाएगा, वो होगा 1 MSD माइनस 1 VSD हो जाएगा, राइट। सो 1 MSD और 1 VSD मेरा 0.7 MSD के इक्वल है 1 VSD, राइट। तो ये 0.3 MSD आ गया, ठीक है। और MSD जो है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्केल है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है सेंटीमीटर स्केल का, जो ऊपर वाला मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट 1 mm होगा, तो ये 1 है ना 0.3 mm आ गया, राइट। अब जो गिवन डायग्राम है उसमें से जो रीडिंग होगा हमें दिख रहा है कि 1 mm पे 1 mm के 1 mm प्लस समथिंग होगा, राइट। 1 mm प्लस समथिंग होगा, 1 mm तक हम श्योर हैं, उसके बाद हम श्योर नहीं, क्योंकि जो रीडिंग है 1 mm और 2 mm के बीच का कहीं का रीडिंग है। तो ऑफकोर्स ये जो बीच का जो वैल्यू है ये इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर जो फर्स्ट वर्नियर कैलिपर का जो फर्स्ट जो मार्क है वो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से, तो ऑफकोर्स वर्नियर जो यहाँ पे काउंट इससे हम मल्टीप्लाई कर दें 1 × 0.3 mm से ये कर लें, ये आ जाएगा 1.3 mm। या अगर इसी चीज को सेंटीमीटर में लिखोगे तो कितना लिखोगे 0.13 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन 1 का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है।